मैथ्स पोथी। मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स पोथी पर। तो 10th क्लास के लिए हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 17 माध्यमिक बहुलक कंप्लीट किया। उसके बाद में एपी चैप्टर कंप्लीट किया, समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर, और उसके बाद में हमने जो है वह प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है वह कंप्लीट किया। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आपके पास में चैप्टर नंबर 9 प्रश्नावली 9, जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री, है ना, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें होगा क्या, इसमें ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं ग्राफ का जो है मैंने एक बना रखा है, पूरा फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बेसिक सीखेंगे इस प्रश्नावली के कि बेसिक होते क्या है। बेसिक के बाद में अपन एडवांस मतलब कि क्वेश्चन की और प्रश्नावली के सारे प्रश्न करेंगे और भी जो बातें हैं वह सीखेंगे। लेकिन मैथ्स को सीखने का सबसे पहला नियम होता है कि आपको उस चैप्टर के, उस टॉपिक के सारे बेसिक पता होने चाहिए। तो आप अपनी कॉपी में जैसे जैसे मैं इस बोर्ड पर बताता जाऊंगा आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्राफ बना रखा है तो आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है और एक नए सिरे से आपको पूरा लिखना है, नोट करना है और फिर समझना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको यह पूरा चैप्टर बेसिक से लगा करके एडवांस तक पूरा कंप्लीट समझ में आए तो आपको इस पूरी सीरीज में हमारे साथ रहना पड़ेगा। प्रत्येक वीडियो को एक बार तो मिनिमम देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको समझ में नहीं आता है तो आप बहुत बार देख सकते हैं। होता क्या है, स्कूल या ऑफलाइन कोचिंग में हम जब पढ़ाते हैं तब आप उसको केवल एक बार देख सकते हो एक निश्चित जगह पर बैठ करके। लेकिन अब YouTube के माध्यम से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वहां पर आप क्या है, जितनी बार देखना चाहे इस वीडियो को उतनी बार देख सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं। आप रात को फ्री हो, दिन को फ्री हो या फिर सुबह शाम जब आपका मन करे तब आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। और यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वह कंसेप्ट को लेकर के या फिर किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका रिप्लाई देंगे। अब निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए सबसे पहले ज्यामिति के लिए आपको यह समझना पड़ेगा फॉर्मेट क्या होता है। हालांकि क्लास 10 से पहले आपने ग्राफ जरूर बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि यह है क्या। यहाँ पर हमारे पास में दो अक्ष है। कितने अक्ष है? दो अक्ष। एक अक्ष है वह है क्षैतिज अक्ष। कौन सा अक्ष है? क्षैतिज अक्ष, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और एक है हमारे पास में ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसको कहेंगे अपन ऊर्ध्वाधर अक्ष। वाई अक्ष को, ये जो खड़ा अक्ष है इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो दो अक्ष हमारे पास में हो गए, एक तो हो गया ऊर्ध्वाधर अक्ष और जो दूसरा अक्ष है वह है हमारे पास में क्षैतिज अक्ष। कौन सा? क्षैतिज अक्ष। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यह हो जाएगी और वर्टिकल एक्सिस ऊर्ध्वाधर अक्ष हो जाएगा। अब यह दोनों अक्ष में, यह दोनों अक्ष क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसमें जो यह आपको आड़ा दिख रहा है क्षैतिज अक्ष, इसको कहते हैं अपन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन कहेंगे एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। इसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, जो खड़ा वाला अक्ष है, इसको कहेंगे अपन वाई अक्ष। वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब जब आप इसको गौर से देखोगे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते हैं और वह बिंदु O है, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। तो यहाँ पर O क्या है? O है हमारे पास में मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है? जहां पर एक्स अक्ष, यह एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, वह बिंदु O मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, मूल बिंदु हो गया। तो एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया और मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पर आपके पास में चतुर्थांश, जो क्वाड्रेंट है वह कितने हैं? 4 है। कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ पर आप जब इस ग्राफ के भाग देखोगे तो आपके पास में पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, तो इसको बोलते हैं आप क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो यह एक तल में कितने चतुर्थांश हो जाएंगे? 4 चतुर्थांश। तो यह हो जाएगा आपके चतुर्थांश नंबर फर्स्ट, यह कहलाएगा आपके चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, फर्स्ट। इसी प्रकार से आपके यह हो जाएगा पहला चतुर्थांश, यह हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, यह हो जाएगा आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट और यह लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कितने चतुर्थांश हो गए? 4 चतुर्थांश हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पर यदि आपको पूछ लिया जाए कि
पहले चतुर्थांश में देखेंगे तो मूल बिंदु O से x अक्ष पर जो है वह बढ़ते हुए मान है 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से और आगे। यहाँ पर खड़ा अक्ष है y अक्ष 1 2 3 4 5, यह भी सारे नंबर पॉजिटिव है यानी प्लस की संख्या है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर सारी संख्याएं प्लस पर है, तो इन दोनों प्लस वाले अक्षों से x अक्ष का प्लस और y अक्ष इन दोनों के बीच में इस पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा उसके निर्देशांक जो होंगे वह किस में हो जाएंगे, प्लस में। प्लस x अक्ष भी प्लस हो जाएगा और y भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x का मान और y का मान दोनों प्लस है, इसलिए आ गया प्लस प्लस। सबसे पहला जो निर्देशांक लिखते हैं वह x का लिखते हैं और उसके बाद में जो है वह y निर्देशांक लिखा जाता है। अब बताइए यहाँ पर x क्या है, x तो नेगेटिव चल रहा है, माइनस में चल रहा है, जबकि y पॉजिटिव में चल रहा है। अर्थात जो द्वितीय चतुर्थांश है, चतुर्थांश नंबर सेकंड, उसमें जो है किसी भी बिंदु के निर्देशांक आएंगे तो x तो हो जाएगा आपके पास में माइनस और y का मान आ जाएगा प्लस। यदि चतुर्थांश नंबर 3 की बात की जाए तो x के सारे मान भी माइनस में है और y के सारे मान भी माइनस है, तो यहाँ पर जब बिंदु आएगा उस बिंदु के निर्देशांक माइनस माइनस में आने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि चौथे चतुर्थांश में देखें तो सबसे पहले x अक्ष को देखेंगे। x तो है सारे प्लस वाले नंबर, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, और जो y एक्सिस है वह नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं। x अक्ष पहले लिखा जाएगा पॉजिटिव और y अक्ष जो है वह नेगेटिव। तो यदि किसी बिंदु के निर्देशांक में x निर्देशांक प्लस है और y निर्देशांक माइनस है तो वह चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। तो यह चिन्ह परिपाटी हो गई चतुर्थांशों के लिए, चारों चतुर्थांश में। अब यदि आपको इस कार्तीय तल में जो है, इस कार्तीय समतल में कोई बिंदु दे दिया जाए और उसको यहाँ पर दर्शाने का बोल दिया जाए तो कैसे दर्शाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण के लिए एक बिंदु लेते हैं हम, मान लीजिए कि 3,4 लेते हैं। एक बिंदु उदाहरण के लिए समझते हैं 3,4। अब इस 3,4 को आपको इस ग्राफ में या फिर कार्तीय जो समतल दे रखा है इसमें आपको 3,4 को दर्शाना है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी बिंदु के, मान लीजिए यह बिंदु P है जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3,4, तो यहाँ पर 3,4 जो पहला वाला निर्देशांक दे रखा है वह हो जाएगा आपका x निर्देशांक। हमेशा x वाला निर्देशांक पहले लिखा जाएगा और y वाला निर्देशांक बाद में। अर्थात इस बिंदु P के जो निर्देशांक है 3,4, उस 3,4 में x निर्देशांक कितना लेना है, 3, y निर्देशांक 4। तो x बराबर 3 कहाँ पर है, x बराबर 3 यह रहा, और y बराबर कितना है, 4। x बराबर 3 और y बराबर 4, यहाँ पर है y बराबर 4, यहाँ पर है x बराबर 3। यह दोनों जहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, डैश डैश से आप मिला भी सकते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 4। यह जहाँ पर मिलते हैं उस बिंदु को P दे देंगे 3,4। तो इस प्रकार से आप कार्तीय परिपाटी, कार्तीय समतल में जो है इस ग्राफ पेपर में आप P बराबर 3,4 को यदि आप निर्दिष्ट करना चाहते हैं तो x बराबर तो 3 दे रखा था, y बराबर 4 दे रखा था, और दोनों बिंदु जहां पर मिलते हुए मिलेंगे वहां पर हो जाएगा आपका बिंदु P और जिसके निर्देशांक है 3,4। इसी प्रकार से यदि आपको कोई भी बिंदु दे दिया जाए और उसको यदि इस समतल में आपको दर्शाना हो तो इसी प्रकार से पहला निर्देशांक x का हो जाएगा और दूसरा निर्देशांक जो है वह y का हो जाएगा और आप इस प्रकार से दर्शा देंगे। उसके बाद में बात आती है यह चारों निर्देशांकों में भुज और कोटि की। दो शब्द आएंगे आपके लिए, नए शब्द हो सकते हैं भुज व कोटि। क्या है, भुज व कोटि। यहाँ पर लिख देते हैं भुज क्या होता है और एक आता है आपके कोटि। किसी भी बिंदु में, जैसे कि मान लीजिए यही बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 3,4, इसके लिए यदि आपको भुज बोल दिया जाए कि भुज क्या होगा बिंदु P 3,4 के लिए, तो जो x निर्देशांक होता है, क्या होता है, x निर्देशांक, वही कहलाता है आपके भुज। और कोटि क्या हो जाएगी, जो y निर्देशांक है, y कोऑर्डिनेट, वही हो जाएगा आपके कोटि। भुज हो जाएगा x निर्देशांक। बताइए x निर्देशांक यहाँ पर कितना है, 3, तो यहाँ पर भुज कितना हो जाएगा, 3। और कोटि हो जाएगी आपके y निर्देशांक जो कि कितनी है, 4। तो एक नंबर का आपको बोर्ड में सवाल पूछ लिया जा सकता है कि कोई भी बिंदु दे दे, जैसे कि यहाँ पर दे दिया P 3,4 के लिए भुज व कोटि बताइए। तो भुज क्या हो जाएगा, जो पहला वाला निर्देशांक होता है x का, वह हो जाएगा आपके पास में भुज जो कि कितना है, 3 है।
और जो सेकंड है y निर्देशांक वह कहलाएगा आपके पास में कोटि और y निर्देशांक कितना हो जाएगा 4। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षैतिज अक्ष और दोनों जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, क्योंकि x पर भी यह 0 है और y पर भी यह क्या है 0, इसलिए ओरिजिन पॉइंट जो मूल बिंदु O है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0। किसी बिंदु की स्थिति किस प्रकार से दर्शाते हैं, और चतुर्थांश कितने होते हैं 4, यह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, भुज और कोटि हो गई। अब यदि आपको किन्हीं भी दो बिंदुओं, इस कार्तीय समतल में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, चाहे वह बिंदु कहीं पर भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 3, 4। एक और बिंदु ले लेते हैं जहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 2 हो, x बराबर 1, y बराबर 2, यह बिंदु Q मान लीजिए जिसके निर्देशांक है 1, 2। अब इस कार्तीय परिपाटी में P बिंदु व Q बिंदु के बीच की दूरी निकालनी हो, P बिंदु व Q बिंदु के बीच की क्या निकालनी हो, यह सीधी दूरी निकालनी हो। तो P व Q के बीच की यह सीधी दूरी निकालने का एक आपके पास में सूत्र होता है जिसे अपन कहेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो P व Q के बीच की दूरी जो निकालनी है उसे अपन लिखेंगे PQ से, और उसकी दूरी का सूत्र जो है वह यह है, P व Q के बीच की दूरी PQ बराबर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यह आपके पास में सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कार्तीय परिपाटी में चाहे वह प्लस के नंबर हो, माइनस के हो, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास में। जैसे कि यहाँ पर बिंदु है P व Q, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी PQ, यह दूरी PQ। फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है। जैसे कि हमें दूरी निकालनी है P व Q के बीच की, तो P बिंदु या Q बिंदु किसी भी एक बिंदु में आप मान लीजिए इसके निर्देशांक है x1 y1। इसी प्रकार से बिंदु Q जिसके निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2। एक बिंदु P मान लिया जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3, 4, इसके निर्देशांक x1 y1, और दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक 1, 2 है उसके लिए मान लिए x2 और y2। तो यहाँ पर हमारे पास में मान आ जाएंगे x1 y1 x2 y2 के। कैसे आ गए, x1 का मान कितना है 3, y1 का 4, x2 का 1 और y2 का 2। अब आप कहेंगे क्या सर यहाँ पर x1 y1 इसको मान सकते हैं और x2 y2 क्या इसको मान सकते हैं। ऐसा रट के तो नहीं जाएंगे कि पहले वाले बिंदु को x1 y1 मानना है या दूसरे वाले को x2 y2। तो आप किसी भी बिंदु के लिए x1 y1 मान सकते हैं, x2 y2 मान सकते हैं। यहाँ पर आप x1 y1, यहाँ पर x2 y2 मानकर जो मान आते हैं उनसे अपन PQ दूरी निकालेंगे तो उत्तर बिल्कुल सही आने वाला है। अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। सबसे पहले आप नोट करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यह आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं होता आप इसको समझेंगे तब आपको जाकर के पूरा कंसेप्ट समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले और कुछ बेसिक और है जो कि अपन अभी यहाँ पर लिखने वाले हैं फॉर्मूले। तो हमने पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। दो बिंदुओं जिसमें से एक मान लेते हैं P जिसके निर्देशांक है x1, y1 व दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2, y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, यह हो जाएगा हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा रूट। बेसिकली यह फॉर्मूला जो है वह पाइथागोरस प्रमेय से आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि वह बिंदु PQ है तो PQ बराबर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
अब जो प्रश्नावली में आपके सवाल दे रखे हैं उसके लिए आपको कुछ बेसिक पढ़ना होगा, जिसमें आपके आ जाएगा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत और संरेख। तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि यह कौन कौन से हैं। सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और वर्ग और चतुर्भुज, वर्ग एक चतुर्भुज है, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आयत के बारे में। रेक्टेंगल, आयत, आयत में क्या होती है? आयत में आपको याद रखना है आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर, समान होती है। और यदि आपको पूछ लिया जाए आयत के बाद में वर्ग के बारे में, किसके बारे में? वर्ग। यह सभी वह प्रमेय हैं, वह जो तरीके हैं आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 4 शीर्ष एक आयत का निर्माण करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत कहते किसे हैं। आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी, वह क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। और वर्ग जो है, वर्ग में क्या हो जाएगा? सभी भुजाएं समान होगी। सभी भुजाएं कैसी होगी? समान होगी या बराबर होगी। जैसे यहां पर एक चित्र बना करके अपन समझ लेते हैं आयत किसे कहेंगे। यह एक आकृति है ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहाँ पर 2 भुजाएं हैं, एक है भुजा ए बी और इस ए बी के सामने वाली भुजाएं है सी डी। तो ए बी व सी डी क्या हो जाएगी? आपस में बराबर होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एक भुजा है ए डी और दूसरी तरफ है बी सी। AD व BC भी दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यह दोनों भुजाएं बराबर होने चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। उसके बाद में जो विकर्ण है, यहाँ पर विकर्ण हो जाएगा AC और यहाँ पर हो जाएगा DB। यह दोनों विकर्ण भी आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। तो आयत के लिए क्या नियम हो गया हमारे पास में कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, अर्थात भुजा AB और सामने वाली भुजा CD दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर भुजा है AD और इसके सामने वाली भुजा है BC, वह आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से? AC विकर्ण और जो DB विकर्ण है, AC व DB, यह विकर्ण भी आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यह प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होते हैं किसी आयत के लिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसी प्रकार से यदि वर्ग के बारे में कहा जाए तो वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं समान होगी, चारों भुजाएं समान होगी। इसका भी एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। एक वर्ग बनाते हैं, चौकोर ABCD। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, AB, BC, CD और DA। यह चारों भुजाएं आपस में कैसी होगी? बराबर। और विकर्ण भी बराबर होंगे। विकर्ण कौन कौन से? एक AC विकर्ण, एक DB विकर्ण। चारों भुजाएं बराबर है, अर्थात भुजा AB और भुजा BC, तीसरी भुजा CD और जो अंतिम भुजा, चौथी भुजा है AD। यह आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। एक वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर होती है और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं? AC बराबर DB, यह विकर्ण भी क्या है? बराबर है। तो यह हो जाएगा हमारे पास में वर्ग, आयत और वर्ग। उसके बाद में आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु और समद्विबाहु। अब यहाँ पर आता है समबाहु। सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। तो अपन कह सकते हैं किसी त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है ABC। यह समबाहु त्रिभुज कब कहलाएगा? जब इसकी तीनों भुजाएं, भुजा AC, भुजा CB और भुजा AB तीनों क्या होगी? बराबर। तब यह कहलाएगा हमारे पास में समबाहु त्रिभुज। भुजा AB बराबर होनी चाहिए BC और यह बराबर होनी चाहिए AC के बराबर। AB
BC और AC। यदि तीनों भुजा बराबर हैं तो इसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं P व Q जिसके निर्देशांक दे रखे होंगे आपको x1, y1 और दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो इनके बीच की दूरी PQ हो जाएगी रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 x1 और y2 y1 के मान निर्देशांक दे रखे होंगे। उसके बाद में पढ़ा हमने आयत, वर्ग और समबाहु त्रिभुज। आयत कहते हैं किसे हैं? आयत वह चतुर्भुज होता है, वह चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होगी। यहाँ पर A, B, C और D एक आयत बनाया है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर, और विकर्ण भी क्या है? बराबर। इसी प्रकार से वर्ग हो गया जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, चारों भुजाएं बराबर होगी। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, समान लंबाई के हो जाएंगे, वह कहलाएगा वर्ग। उसके बाद में आता है समबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सम का मतलब हो जाएगा समान, बाहु का मतलब भुजा। जिसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों बाहु समान होगी, वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अनुपात। यदि कोई बिंदु P व Q है जिसको कोई एक बिंदु तीसरा बिंदु M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो उसके क्या निर्देशांक होंगे? तो जो कि आपके प्रश्नावली 9.2 में काम आने वाला है, जिसको अपन कहेंगे विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। यह हो गया आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अपन पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र के बारे में, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अपन पढ़ने वाले हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः एवं बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो किस प्रकार से अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन होते हैं? तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बिंदु है P या बिंदु A है जिसके निर्देशांक है x1, y1 और एक दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2, y2 है। यहाँ पर हमें माना कि बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2, y2 है। A व B बिंदु को मिलाने वाला एक क्या है? रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। और यदि A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को एक कोई अन्य बिंदु C या फिर अन्य बिंदु मान लीजिए बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, y, यह इसको M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो यह अनुपात हो गया M1 यहां तक और यह अनुपात हो गया M2। देखिए वापस एक बार समझिए, बिंदु A जिसके निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु B जिसके निर्देशांक x2, y2 है को मिलाने वाला रेखाखंड है AB। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक रेखाखंड AB को एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, वह रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यह है अंतः विभाजन। यदि बिंदु P AB के बीच में हो तो उसको कहते हैं अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या है? फॉर्मूला हो जाएगा अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में क्या आ जाएगा? बिंदु P के निर्देशांक आएंगे। बिंदु P क्या है? x, y। हमेशा जो निर्देशांक निकलेंगे वह निकलेंगे जो बिंदु इसको M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है उसके। तो P बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। यह हो जाएगा x निर्देशांक। अब जब y निर्देशांक लिखेंगे तो केवल x की जगह y लिखना होगा, M1 M2 सेम रहेगा। तो देखिए M1 x2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा y2 प्लस M2 एज इट इज रहेगा और x1 की जगह क्या आ जाएगा? y1 अपॉन में M1 प्लस M2। यह है हमारे पास में फॉर्मूला अंतः विभाजन का फॉर्मूला। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः विभाजन का फॉर्मूला Pxy इक्वल टू फॉर्मूला यह है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। और y निर्देशांक में क्या हो जाएगा? जहां पर x1 x2 लिया था उसकी जगह y1 y2 लेना है, फॉर्मूला यह सेम रहेगा। तो अंतः विभाजन का यह फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला होगा बाह्य विभाजन का। हालांकि बाह्य विभाजन का आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, हमेशा जो प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में आपके वह अंतः विभाजन पर बन के आते हैं।
लेकिन बाह्य विभाजन भी बिल्कुल सिंपल है, जहां पर प्लस है सिंबल वहां पर आपको माइनस लगाना है, प्लस की जगह केवल माइनस, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। अब उसकी स्थिति क्या होती है, आपको यह चित्र भी बनाना है इसके साथ में अंतः विभाजन का। अब बाह्य विभाजन का चित्र कैसे होगा, बिंदु ए व बिंदु बी तो एज इट इज रहेंगे जिसके निर्देशांक है x1, y1, बिंदु बी जिसके निर्देशांक हमारे पास में x2, y2 है। एक बिंदु P है जो इसको कैसे विभाजित करता है, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन यानी कि यह इनके बीच में नहीं होकर एक अलग साइड में है। यहां पर मान लीजिए एक बिंदु आ गया हमारे पास में P जिसके निर्देशांक है x, y। यहां पर अनुपात हो जाएगा, यह आप मान लीजिए कि m1 अनुपात है पूरा, यहां से यहां तक A से लगा करके P तक m1 अनुपात हो जाएगा, और जो शेष बचा हुआ पार्ट है वह हो जाएगा m2। यह डायग्राम आपको याद नहीं रखना है, केवल लिखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यदि बिंदु A व B को मिलाने वाले रेखाखंड AB को बिंदु P बाह्य विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा, केवल आपको क्या करना है, m1 और x2 यहाँ पर केवल प्लस की जगह माइनस लगाना है। देखिए यह प्लस है, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। आपको यह लिखने के बाद में यहाँ पर चेंज नहीं करना है, नीचे चेंज करना है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और यह हो जाएगा बाह्य विभाजन का फॉर्मूला। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा है, अंतः विभाजन का, और माइनस वाला बाह्य विभाजन का। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। इसी प्रकार से m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो दो फॉर्मूले हमारे पास में आ गए इस प्रश्नावली में, इससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं है। पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला, और दूसरा पढ़ा दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः विभाजन का फॉर्मूला और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला। अंतः विभाजन में बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, जहां m1 व m2 क्या है, अनुपात है, आपको प्रश्न में दे रखे होंगे। x1 x2 y1 y2 वह क्या है, यह हो जाएंगे हमारे पास में बिंदु A व B के निर्देशांक x1 y1 x2 y2, बिंदु P के निर्देशांक x, y, यह रहे x, y। m1 और m2 क्या हो जाएंगे, अनुपात दे रखे होंगे, 3:4, 5:7, इस प्रकार से m1 और m2। बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हो जाएगा Pxy इक्वल टू, फॉर्मूला यह है, केवल प्लस की जगह माइनस लगाना है, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो यह आपकी प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है, जो कि आपको इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको पूरा यह नोट करना है और इस वीडियो की सीरीज को आपको पूरा देखना है। यदि आपको पढ़ने में हेल्प हो रही हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी क्लास पसंद आ रही हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल मैथ्स पोथी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।